आखिर ये जो त्रासदी हुई है इसमें खामी क्या हो गई, कहां पर क्या गलत हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, क्या इसे माना जाए, दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। देवेश अग्रवाल जी एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, कैप्टन रंधावा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कैप्टन आलोक सिंह फॉर्मर सीनियर कमांडर इंडिगो एयरलाइंस के हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं सिविल एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, ब्रिजेश जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, किस तरह की जानकारियां आ रही हैं? देखिए 3 अलग अलग मोर्चों पर इस त्रासदी के बाद काम हो रहा है। एक तो डीएनए सैंपलिंग करना, क्योंकि अब डीएनए लेकर ही पहचान की जाएगी, लोगों को शव सौंपे जाने हैं उनके परिवार वालों के, वो अपने आप में बहुत दुखद हिस्सा है इस पूरी घटना का। दूसरी तरफ जांच के लिए भी आज 3 टीमें, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और भारत की टीम लगेगी कि आखिर किन वजहों से ये घटना घटी है। तीसरी तरफ मेरा प्रश्न है कि वहां पर किस तरह की हलचल है अहमदाबाद में, अस्पतालों से खास तौर पर किस तरह की खबर आ रही है घायलों के इलाज के बारे में? देखिए ना, जो तीनों मुद्दे हैं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पर परिजनों की हालत की कल्पना करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना कोई खोया है और अब उसके लिए आपको इंतज़ार करना है उनकी अंतिम क्रिया के लिए। 3 दिन का वक्त लगेगा। लाशें इतनी क्षत विक्षित हालत में हैं कि डीएनए टेस्ट के बगैर किसी को भी पहचान पाना बहुत ही नामुमकिन सा है। तो वैसे में अब डीएनए सैंपल के बाद जब उसका रिपोर्ट आएगा, जांच रिपोर्ट के बाद ही जो है परिजन को अपनों की जो है वो लाशें सौंपी जाएंगी, तो तब तक उनको इंतज़ार करना है। पूरी व्यवस्था की गई है, प्रशासन पूरी तरह से वो कोशिश कर रहा है कि परिजनों को जो है कम से कम जो है वो उनको तकलीफ हो, क्योंकि देखिए जब आप अपना खोते हैं तो उसकी तकलीफ कोई कम नहीं कर सकता, पर वो तकलीफ उनको आपकी अंतिम विधि तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसमें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये हादसा था, हादसे टाले नहीं जा सकते। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री ने भी यही कहा था। तो हादसे के बाद की स्थिति को कैसे निपटा जाए उस पर हो रहा है। जांच के वह पहलू की बात करें तो जांच के लिए बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे एक ऐसा, ये बोइंग में हमेशा माना जाता है कि सबसे सेफ माना जाता है हवाई जहाज। तो वैसे में किस तरह की चूक, कहाँ पे चूक हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरी भी एक बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ये गिरा वहाँ पे मेडिकल हॉस्टल थी, उस वक्त छात्र नहीं थे, पर वहाँ से ही जो है 200 या 500 मीटर की दूरी पे सिविल अस्पताल है। तो अगर ये बोइंग जो है वहां से अस्पताल के पास गिरता तो ना किसी को बचाया जा सकता था, ना किसी को कुछ कर सकते थे। तो अब समझिए कि कितना भयावह हादसा हो सकता था। तो इसीलिए उसकी जांच जरूरी है, क्योंकि इसी एरिया से हर सभी जो फ्लाइट हैं वो यहीं से गुजरती हैं, चाहे वो बोइंग है या फिर कोई भी हो। तो इसीलिए वो जांच के पहलू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसी के बाद पता चल पाएगा कि क्या वजह रही, और ब्लैक बॉक्स की भी जांच अभी एयर इंडिया कर रही है। ठीक है, जैसे ही जानकारी और कुछ मिलती है आप फौरन इशारा कीजिएगा, हम आपका रुख करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आलोक सिंह, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए बहुत सारी बातें हैं, एक लेमैन के तौर पर लोग इधर से उधर से सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन 2-3 मोटी मोटी बातें जो समझ में आती हैं वो ये है कि क्या दोनों इंजन फेल हुए, और क्या दोनों इंजन का एक साथ टेक ऑफ के फौरन बाद फेल हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। देखिए लैंडिंग के वक्त पर जितने एक्सीडेंट्स होते हैं 36% एक्सीडेंट्स लैंडिंग के वक्त होते हैं, उसके मुकाबले टेक ऑफ में सिर्फ 10% एक्सीडेंट्स हुए हैं। इंजन फेलियर या फिर पॉसिबल कोई फ्यूल कंटैमिनेशन या ब्लॉकेज भी कोई वजह हो सकती है। मतलब क्या समझ में आ रहा है और आपको क्या लगता है जब आप इस पूरी घटना और उसका वीडियो देखते हैं? जी मैम, सीम्स लाइक इट, ऐसा लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन थी कि जहाँ पे दोनों इंजन में लॉस ऑफ पावर देखा जा सकता है। नॉर्मली कुछ भी प्रॉब्लम होती है जब हम लोग टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो पायलट के पास एक डिसीजन स्पीड होती है जिसमें कि अगर कुछ गलत चीज़ नज़र आती है तो हम रिजेक्ट टेक ऑफ करते हैं। V1 के बाद हम कंटिन्यू टेक ऑफ करते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद प्राइमा फेशिया ये नज़र आ रहा है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट बोथ इंजन्स में हुआ है। अब ये फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हुआ है या दोनों इंजन में किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है या बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है, ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं। और चूंकि ये सिर्फ मात्र ज़मीन से 200 फीट के अंदर अंदर हुआ है, तो इसमें पायलट के पास कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेने की गुंजाइश ही नहीं बची थी।
तो ये कारण रहा है कि एयरक्राफ्ट पायलट कुछ नहीं कर सके और सीधे सीधे सामने जो भी बिल्डिंग आ रही थी वो। एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, नोट करने वाली है जी। आप अपनी बात भी बताइएगा जो आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन है जी मैम कि मतलब थ्रस्ट ना मिलना इस तरह की इमरजेंसी स्थिति के लिए कौन से वो टेस्ट होते हैं जो आप लोग रन करते हैं टेक ऑफ के पहले, और उसके बिना तो टेक ऑफ किया नहीं होगा, तो वो कौन से इसके प्रिकॉशनरी टेस्ट होते हैं फ्यूल को लेकर कि ब्लॉकेज ना हो, या फ्यूल स्टार्वेशन जिसे आप कह रहे हैं, ईंधन का ना मिलना, या फिर थ्रस्ट ना मिलना, इसके लिए क्या कोई टेस्ट होता है इसको टेक ऑफ करने से पहले? मैम एज सून एज वी स्टार्ट द इंजन्स देयर आर, हमारे पास 200 से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में जो कि एयरक्राफ्ट की कंप्लीट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, और इस बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली हमारे पास वार्निंग आ जाती है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, आप इसको रोक सकते हैं, अभी ठीक करिए इसको पहले। तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आई होती तो पायलट ने ऑब्वियसली उसको टेक ऑफ रिजेक्ट किया होता है या टेक ऑफ इनिशिएट ही नहीं किया होता। पर इस कंडीशन को देख के ये लगता है कि हम अपनी जो टेक ऑफ करने की स्पीड थी वहां तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, अन्यथा पायलट ने उसके पहले ही रिजेक्ट टेक ऑफ कर दिया होगा। नाउ मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ कि जो वीडियो देखने के बाद हमने एक चीज मेजर नोट करी, वो होता है कि नॉर्मली हम जैसे ही टेक ऑफ करते हैं सबसे पहले हम लैंडिंग गियर अप करते हैं। इस वीडियो में देखने के बाद ये नजर आ रहा है पायलट्स ने लैंडिंग गियर अप नहीं किए हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कि शायद टेक ऑफ करने के इमीडिएटली बाद पायलट को अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो लैंडिंग गियर नहीं ऊपर करने का एक कारण ये होता है कि क्रैश इमिनेंट है, और लैंडिंग गियर हम इसलिए नीचे करते हैं ताकि कुछ इम्पैक्ट क्रैश का लैंडिंग गियर ले सकें ताकि एयरक्राफ्ट में इम्पैक्ट कम आए। तो वो जो कि इस वीडियो में जो ये दुर्घटना हुई उसमें देखा जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है क्रैश होने का, ये डिसीजन टेक ऑफ लेने के जस्ट इमीडिएटली बाद से लेकर के इस बीच में 200 फीट के अंदर अंदर हुआ, इसलिए पायलट के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए। तो ये लैंडिंग गियर वापस क्यों नहीं मतलब लिया गया, मतलब इसके पीछे आपको क्या वजह समझ में आ रही है? क्योंकि टेक ऑफ के बाद जितनी हमारी जानकारी है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत। जी टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद सारे एयरक्राफ्ट में प्रोसीजर होता है कि इमीडिएटली आप लैंडिंग विद इन जैसे ही पॉजिटिव क्लाइम हम लोगों को आता है तो लैंडिंग गियर ऊपर करने होते हैं। हाँ। तो एक ही कंडीशन है जबकि ये लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया जाए, जबकि पायलट को ये लग रहा है कि अब एयरक्राफ्ट क्रैश होने जा रहा है। उस स्थिति में पायलट लैंडिंग गियर को अप नहीं करेगा, ताकि अगर जब एयरक्राफ्ट टच डाउन हो जमीन पे या बिल्डिंग पे कहीं पे भी, तो कुछ इम्पैक्ट वो लैंडिंग का, दुर्घटना का लैंडिंग गियर ले सके इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में जाने का। तो इस घटना को, इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पायलट ने संभवतः, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, ये अंदाज लगा लिया था कि ये एयरक्राफ्ट अब क्रैश हो रहा है, इसलिए उन्होंने लैंडिंग गियर अप नहीं किया। बाकी ये सारी स्पेकुलेशन है, असली चीजें तो जब डीजीसी की सारी इंक्वायरी आएगी, सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तभी हम जान पाएंगे। हमारे साथ दो अन्य मेहमान भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपके पास आने से पहले देवेश जी और डॉक्टर वंदना जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने आज हूबहू बोइंग जैसे विमान के सिमुलेटर यानी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले विमान के ढांचे में बैठकर एक एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि क्या हुआ हो सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि पायलट्स की ट्रेनिंग इसी तरीके से होती है और उनको जब भी वो एयरक्राफ्ट में कदम रखते हैं उनको मालूम होता है कि उनकी खुद की जान, पैसेंजर्स की जान और क्रू की जान जो है वो उनके हाथ में है। डबल इंजन फेलियर रेयर होता है, लेकिन इतिहास में कई बार हो चुका है। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, ये जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, इसका जो मेन रीजन था वो डबल इंजन फेलियर था। डबल इंजन फेलियर में पायलट्स कितना कुछ कर सकते हैं और डबल इंजन फेलियर में एग्जैक्टली होता क्या है, हम कैप्टन आलोक से जानेंगे। कैप्टन आलोक, डबल इंजन फेलियर कम होता है, बहुत रेयर है, लेकिन होता है। जी मैम, ये एक्सट्रीमली रेयर है और ऐसी इतिहास में बहुत कम घटनाएं हैं जिसमें कि ट्विन इंजन फेलियर
देखे गए हैं। नॉर्मली पायलट्स की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे, इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया। तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल, तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया है। जी, जो लैंडिंग गियर की भी बात हो रही है, क्या उसका भी कारण है कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं खींचा गया था बिकॉज टेक ऑफ करते ही पायलट समझ गए थे कुछ गड़बड़ है? जी मैम, नॉर्मली क्या होता है कि V1 की स्पीड तक पायलट्स को अगर किसी भी तरह का अनुभव होता है कि एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद हम लोग टेक ऑफ करते हैं, भले ही एक इंजन हमारा फेल हो चुका हो, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन टेक ऑफ के पश्चात हमारा सबसे पहला काम होता है कि पॉजिटिव क्लाइम आते ही हम लोग लैंडिंग गियर को अप करते हैं, ताकि एक स्मूथ फ्लो एयर का आ सके एयरक्राफ्ट के और एयरक्राफ्ट नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ कर सके। पर इस केस में जो कि मैंने वीडियो देखा उसमें लैंडिंग गियर अप नहीं किया गया था। वो तब होता है जब पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ है, कुछ भयंकर तकनीकी प्रॉब्लम है, तो वो एयरक्राफ्ट को तैयार थे कि एयरक्राफ्ट अगर सामने क्रैश करता है तो लैंडिंग गियर अगर डाउन रहेंगे तो वो क्रैश होने पे कुछ इम्पैक्ट लैंडिंग गियर अपने पर ले सकेंगे, ताकि एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा कम नुकसान हो। तो उसी के ऐसे सिमुलेटर के साथ जानकारी देने की कोशिश की है। डॉक्टर वंदना, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ, उसके बाद अपने सहयोगी के पास भी चलेंगे। डॉक्टर वंदना, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने भी तमाम बातें सुनी और जो चर्चाएं हो रही है, आपकी नजर में जांच किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए? मेरी नजर में जो ये पूरा समझ आ रहा है एंड ये सब जो सुन रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस, थ्योरीज, एंड जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो पूरा सीक्वेंस जब किया जाएगा तब सब पता चलेगा। पर इन माय व्यू इट इज अ टोटल मैसिव इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम फेलियर। ये मैं बार बार बोली जा रही हूँ, दैट डिसरप्ट्स द फैडेक ऑफ द एंटायर system, which is full authority digital engine control, leading to unresponsive or shutdown of the engines। जो बार बार बोला जा रहा है कि engines shut down हो गए, पायलट उस समय कुछ कर ही नहीं सकता था। एंड एज राइटफुली सेड, द लैंडिंग गियर वाज डाउन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द क्रैश। इट वाज नोन कि ये क्रैश होने वाला है। इस it didn't have the lift, it didn't have the thrust, it didn't have anything, everything shut off, and in my view it is due to this massive electrical software system failure that happened। पर ये अपने आप में आप मैसिव सिस्टमिक मतलब आप इसको फेलियर मान रही हैं, टेक्निकल, ऐसा क्या पहले रिकॉर्ड रहा है ऐसा कुछ होने का, और इसकी वजह क्या हो सकती है? ऑन अ ड्रीम लाइनर इट इज वेरी वेरी रेयर। जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत हेल्दी एयरक्राफ्ट है, इसकी रोबस्ट पूरी हेल्थ हिस्ट्री रही है, पर देयर वाज अ क्वांटस 72 फ्लाइट इन 2007 और 2008 where there was a total massive electrical software system failure which led to a huge disruption। In this case, in our Air India's case, मैम डॉक्टर वंदना सिंह, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी एहसास है इस बात का कि टेक्निकल भाषा को आम लोगों के लिए समझाना थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि आप लोग हाईटेक सिस्टम्स पे काम करते हैं और जिस तरह की मशीनरी और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व इन प्लेन्स में वो बहुत मुश्किल है। लेकिन आम सरल भाषा में अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा हिंदी में। जी, मैं तो यही कहूंगी कि इट हैज बीन अ मैसिव इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। जो इनकमिंग एयरक्राफ्ट था जो दिल्ली से अहमदाबाद आया था, यही जहाज ड्रीम लाइनर, उसमें भी ग्लिच बताई गई थी। आप पैसेंजर्स से बात करें तो पता चलेगा, ना तो उसमें एयर कंडीशनिंग चल रही थी, बहुत गर्मी थी, ना तो कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम चल रहा था, कुछ ना कुछ ग्लिच थी। पर ये भी मुझे वंदना जी, यहीं पर मैं आपको टोक कर एक बार पूछना चाह रही हूँ कि क्या
जो ऑपरेशनल पीछे के जहां पर लोग पैसेंजर्स होते हैं वहां की इस तरह की जो दिक्कतें हैं, जो वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको पूरे प्लेन के इंजन फेलियर और इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर कंप्लीट फेलियर से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि आप अभी भी देखेंगे एयर इंडिया के अनेकों ऐसे विमान हैं, खास तौर पर ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, आप यूएस वाले विमान देखिए, एक विमान तो इन्होंने चेंज किया है, लेकिन हम लोग भी अक्सर रिपोर्टिंग के लिए ट्रैवल करते हैं, उन विमानों की बहुत जर्जर हालत है, सीटें टूटी हैं, मतलब उनका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, कई बार एसी भी लगता है कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो चल रही हैं। क्या पैसेंजर वाले हिस्से में एसी का कम काम करना या एंटरटेनमेंट सिस्टम का काम नहीं करना सीधे इंजन फेलियर और मैसिव इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर कोलैप्स को जोड़ा जा सकता है? जी नहीं, वो जोड़ा नहीं जा सकता, पर वही वो तो। एक एंगल है ये बताने के लिए कि देर इज समथिंग मैसिवली गोइंग रॉन्ग इन द इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिसकी चेक जरूरी है। ये वही जहाज है जो अहमदाबाद में आके इसके चेक्स हुए हैं एंड देन इट इज टर्न अराउंड फॉर गैटविक लंदन। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली ये ग्लिच हुई है, देन बोथ इंजन्स हैव शट ऑफ ड्यू टू दिस फेडेक, because then the pilot has no control. उसको पता है कि ये क्रैश होगा and we cannot blame the pilot for that, because when he took off, बिल्कुल उसने पूरे विश्वास के साथ टेक ऑफ करा है, पर उसके बाद उसको ना थ्रस्ट मिला है ना उसको लिफ्ट मिला है, एंड लैंडिंग गेयर उसने इसलिए छोड़ दिया, उसको पता था कि ये अब नीचे जा रहे हैं हम। यू कुड सी फर्स्ट इट वाज टेल हेवी, जी। कोई वेट वॉल्यूम डिस्क्रिपेंसी ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, उस ये भी हो सकता है एक एंगल, बट द मेन थिंग इज दैट इट केम राइट डाउन, वो लिफ्ट ही नहीं ले पाया जहाज, एंड इसका कारण ही ये हो सकता है दैट टोटल शट ऑफ ऑफ इंजन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर मैसिव ग्लिच ठीक है। जो ये हुई है, पूरा फेलियर मानती हूँ मैं सीधा। देवेश जी, मैं आपके पास अब आऊंगी इसके बाद, और हमारे साथ कैप्टन CS रंधावा भी जुड़ गए हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स को लेकर एक सवाल लगातार बना हुआ है और इस पर भी नजर जा रही है कि ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं मिल पा रहा है। नागार्जुन, इस पर क्या खबर है? अंजना जी, ब्लैक बॉक्स जो बोइंग 787 में यूजुअली जो एफ्ट एंड में टेल में जुड़ा होता है, जो ब्लैक बॉक्स में दो यूनिट होते हैं, ब्लैक बॉक्स कोलो के लिए बोलते हैं, बट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दो चीज होते हैं यूनिट्स जो टेल में रहता है। एंड अभी जानकारी मिल रहा है कि एयर इंडिया ने कहा है ऑफिशियली कि उन्होंने अभी तक रिकवरी नहीं की है, क्योंकि जो टेल जो है वो अभी भी रूफ के ऊपर है। जो आखिरी पोर्शन जो हम देखते हैं वीडियोस और फोटोज में, उसमें शायद ब्लैक बॉक्स है और दो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। उसको लेने के लिए पहले टेल को उस बिल्डिंग से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उस दो यूनिट जो है उसको निकालना पड़ेगा बाहर। एंड दिस इज नॉट ब्लैक इन कलर बट विल आल्सो बी ऑरेंज इन कलर, ब्राइट ऑरेंज इन कलर। दो यूनिट्स जो होते हैं वो टेल में रखे जाते हैं, क्योंकि इवन इफ देयर इज एक्सीडेंट, जो फायर होता है उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए, ताकि फ्यूल टैंक से दूर रहने के लिए टेल में रखा जाता है। वो 40 सेकंड, क्योंकि इसी दौरान विमान अचानक नीचे गिरने लगता है और उसके बाद वो एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ऐसी तबाही मतलब जिसको देखकर सुनकर पूरे विश्व में लोग हैरान हैं। विमान हादसे पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ब्लैक बॉक्स को लेकर है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का ना मिलना हर कोई वजह समझना चाह रहा है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसे तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ऐसे में आखिर ब्लैक बॉक्स का नहीं मिलना, उसकी तलाशी का काम जारी है। देवेश अग्रवाल जी, मैं आपके साथ अब शुरू करना चाहती हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है? और इससे पहले दोनों ही एक्सपर्ट्स, चाहे वो वंदना जी हो, कैप्टन आलोक सिंह हो और डॉक्टर वंदना सिंह भी जो बता रही हैं, आपको क्या लग रहा है? मतलब आप दोनों में से किसकी बात पे सहमत हैं? डॉक्टर वंदना सिंह कह रही हैं कि ये एक मैसिव सॉफ्टवेयर फेलियर उनको लग रहा है। आपकी नज़र में आज क्या समझ में आ रहा है? देखिए जी, मैं आई डोंट लाइक इंडल्जिंग इन स्पेक्यूलेशन। तो आप जैसे कह रहे हैं, ब्लैक बॉक्सेस को वापस पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हवाई जहाज हैज़ टेकन ऑफ रिलेटिवली नॉर्मली, और तुरंत टेक ऑफ के बाद में कुछ तो हुआ है विच हैज़, जो पायलट्स को डिस्ट्रैक्ट कर गया कि भाई उनको पहले उस मतलब उनको उस चीज जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर देना था। लैंडिंग गियर को ऊपर करने के लिए उनको इतनी आवश्यकता नहीं समझी। ये हो सकता है कि भाई उन्होंने कोई फेलियर डिटेक्ट किया है, पर वो फेलियर का कारण क्या है
वो देखना है। आज तक G90 का जो ये जेनेक्स इंजन जो फिट हुआ है एयर इंडिया पे के जहाज पर, और बहुत सारे एयरलाइंस हैं दुनिया में जो जेनेक्स इंजन यूज कर रहे हैं अपने 787 पे और 747-8 पे, ये इंजन आज तक कभी डबल इंजन फेलियर हुआ ही नहीं है। 777 के इतिहास में एक ही बार, सारे 777 के इतिहास में, और वो 1500 से ज्यादा हवाई जहाज बिके हैं 1975 से। उसके सारे इतने सालों से, इतने करोड़ों फ्लाइट्स के बाद एक बार डबल इंजन फेलियर हुआ है, वो भी रोल्स रॉयस के ट्रेंट 800 इंजन पे, जब ब्रिटिश एयरवेज का हवाई जहाज बर्फ के वजह से वो उनका जो फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर कहते हैं, जो पेट्रोल को गर्म करता है, क्योंकि देखिए आप हवाई जहाज जब ऊपर उड़ता है आसमान में तो -50 डिग्री तक का तापमान हो जाता है, तो फ्यूल को गर्म करना पड़ता है इंजन में डालने से पहले। वो उसमें बर्फ जम गया, और वो रोल्स रॉयस का इंजन था, वो भी ट्रेंट 800 इंजन था। जो सारे मॉडर्न जनरेशन 777 है सारे G90s पे चल रहे हैं, आज तक कभी डबल इंजन फेलियर हुआ नहीं। और 787 तो कभी क्रैश ही नहीं हुआ अभी तक। 787 मीम साहब, उसको बाकी छोड़िए, 1200 हवाई जहाज उड़ रहे हैं। अगर फेडेक में इतना मैसिव क्रैश होता, सारे दुनिया के एयरलाइंस उस हवाई जहाज को तुरंत जमीन पे उतार के वहीं रख देते। ये थोड़ा सा टाइम दीजिए जांच करने के लिए, स्पेकुलेशन करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए लोग बोलते हैं क्वांटस 72 तो एयरबस A330 का जहाज था, बोइंग का जहाज भी नहीं था, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हवाई जहाज का कंट्रोल छूट गया, इंजन में कोई बाधा नहीं आई है। आज तक मैं वही बता रहा हूँ, डेल्टा का एक बार 777 पर अनकमांडेड रोल बैक, जैसे इंजन बिना बोले बंद हो गया, वो भी ट्रेंट 800 रोल्स रॉयस का इंजन था, जीई का इंजन नहीं था। जीई के इंजन जरूर फटे हैं, इंजन क्रैक हुआ है, चीजें होती हैं, वो नॉर्मल है। इंजन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कैप्टन आलोक भी बता सकते हैं कि एक एक जहाज पे एक इंजन का खर्चा $25 मिलियन से ज्यादा होता है, बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट है ये। तो इसका ये फेल होते हैं, पर डबल इंजन फेलियर आज तक, मैंने बताया 777 के सारे इतिहास में एक बार हुआ है। 747 का भी, जो एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी जो सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, वो क्योंकि ज्वालामुखी के राख के अंदर से गुजर गई, चारों इंजन बंद हो गए, और वो भी पायलट्स ने, क्योंकि ऊंचाई पे थे, उन्होंने प्लेन को थोड़ा सा डाइव किया और इंजन को फिर से धीरे धीरे रीस्टार्ट किया। सारा प्लेन का बाहर का जो पेंट था सब छिल गया था राख के वजह से। मैं दर्शकों को ये बोलूंगा, प्लीज स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जरूर लॉस ऑफ फेलियर हुआ है। कोई भी एक्सीडेंट में वो बोलते हैं एक मॉडल होता है स्विस चीज मेथड। इसका मतलब है कोई एक एक्सीडेंट सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, इट इज अ चेन रिएक्शन ऑफ फेलियर्स। अलग अलग चीजें को बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आना पड़ता है, जब जाके एक एक्सीडेंट होता है। कि फ्लैप्स को अगर कोई प्रॉब्लम था, इंजन में कोई प्रॉब्लम था, फ्यूल में प्रॉब्लम था। 787 सबसे मॉडर्न जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अगर एयरक्राफ्ट, और आलोक साहब तो A320 भी चलाते हैं, वो इट वाज द फर्स्ट मेजर फ्लाई बाय वायर सिस्टम। उसमें इतना फ्लाइट प्रोटेक्शन है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, जैसे अगर उनका प्लेन में करेक्ट टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहेगा, उनका कंप्यूटर डायरेक्टली स्क्रीन पे लाल दिखा देगा, बोलेगा आपका प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं है, आपने थ्रस्ट क्यों लगा दिया। एज बहुत सारे सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स तो, चेकलिस्ट तो बने ही है, पर कंप्यूटर्स में ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। इसको इतना जल्दी, ये इतना आसान इसका आंसर नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ऐसा सारे दुनिया का नजर है। जैसे आपने सही कहा, पहला क्रैश है 787 का, सारी दुनिया जानना चाहेगी, क्योंकि 1200 प्लेन उड़ रहे हैं। आज भी मैंने एक फोटो डाला था अपने ट्विटर अकाउंट पे कि इतने सारे 787, हजारों उड़ रहे हैं हवाई जहाज आज के दिन इसी वक्त। तो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ब्लैक बॉक्स निकलेगा जरूर, इसके आंसर निकलेंगे। बिल्कुल। कैप्टन CS रंधावा, आपको क्या समझ में आ रहा है? सर, आप प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एसोसिएशन के, लैंडिंग गियर को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं कैप्टन कर पाए। आपकी नजर में आपको क्या लग रहा है, जांच की दिशा क्या होनी चाहिए? और ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी
बोले कैप्टन। मैं तो पहले बोलना चाहूंगा कि वंदरन जी ने एक बोला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेलियर, आई डू नॉट एग्री टू दैट पॉइंट। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली चीज है, जैसे कि दिवेश जी ने भी बोला कि हजारों से 777 में 777 कैप्टन हूँ था मतलब, और 787 पे भी मैंने कन्वर्शन किया हुआ है। ये दोनों जहाज बहुत सिमिलर हैं और बहुत कामयाबी के साथ ये पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं। इसका इंजन फेल होना एक इंडिकेशन देता है। अगर इंजन दोनों फेल हुए हैं तो वहां पे पक्षियों का काफी वो मूवमेंट है। अहमदाबाद एयरफील्ड पे एक आगरा और एक अहमदाबाद, मैंने बहुत फ्लाइट्स की हैं अहमदाबाद में, और वहां पे एक ये चीज रूल आउट नहीं कर सकते कि उसमें बर्ड स्ट्राइक हुआ है और इंजन दोनों फेल हो गए। एक वो हो सकती है बात। दूसरी चीज है कि ये दिल्ली से विमान आया था और इसका जो फ्यूल होता है वो विंग्स के अंदर होता है। तो अंदर क्या होता है कि कोल्ड सोक होता है, जैसे कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वो फ्यूल के साथ मिक्स होते हैं। इसकी रिफ्यूलिंग जो है, कोई मेरे ख्याल 70,000 लीटर के करीब इसकी रिफ्यूलिंग हुई होगी अहमदाबाद में। हाँ। और उस फ्यूल की भी जांच की जाती है रिफ्यूल होने के पहले। बट जो टैंक के अंदर फ्यूल है उसके अंदर हो सकता है कि पानी का कुछ कंटेंट हो, और 1 in 10 million चांस हो सकता है कि दोनों इंजन में जाके और वो स्टॉपेज हो गए इंजन। ये है सेकेंड फैक्टर। द थर्ड फैक्टर जो मैं देखता हूं कि जहाज जब टेक ऑफ किया, मैंने स्लो मोशन में उस वीडियो को देखा है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, एक स्पीड होती है, उसको V1 कहते हैं हम। उसके डिसीजन के पहले जब अगर कुछ भी फेलियर होता है तो पायलट रिजेक्ट करता है, तो बाकी के रनवे के अंदर वो रोक सकता है जहाज को। अगर उस स्पीड के ऊपर इंजन फेल हुआ है या इंजन फायर या कोई प्रॉब्लम हुई है, वो टेक ऑफ करता है, उसको टेक ऑफ करना पड़ता है। तो ये दोनों इंजन पे टेक ऑफ किया, तो सबसे पहले जैसे अनस्टिक करता है जहाज, हवा में जाता है जहाज, 30 से 50 फीट के अंदर जो को पायलट है वो एक कॉल देता है पॉजिटिव क्लाइम ऑल्टीमीटर को देख के कि वो जहाज मतलब कि जमीन छोड़ चुका है। तो जब वो कॉल देता है तो कैप्टन बोलता है गियर अप। एक खबर आ रही है सर, एक सेकंड मैं आपको जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूँ। AI-171 विमान के ब्लैक बॉक्स का डीवीआर बरामद कर लिया गया है, जो दरअसल डीवीआर एक डिवाइस होता है जो सारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैं सही कह रही हूँ ना कैप्टन रंधावा? क्योंकि डीवीआर में ही पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, तो क्या हम माने कि डीवीआर की ही जरूरत थी कैप्टन रंधावा? बिल्कुल बिल्कुल जी, वही बिल्कुल पूरी वो वीडियो, जरूरत। ऑडियो, जीपीएस नहीं, ऑडियो नहीं आएगा उसमें, ऑडियो नहीं आएगा। ठीक है। मैं खत्म करने दीजिए, मैं जहां पे रुका था। तो अगर आप देखें तो उसके बाद वो जो है वो 50 फीट पे उसने गियर अप बोला होगा, या अगर ये कॉल आउट मिस आउट किए हैं, क्योंकि गियर जो है टेक ऑफ से लेके क्रैश तक गियर नीचे है। तो 200 फीट 250 फीट के बीच में कैप्टन जो है ऑटो पायलट को एंगेज करता है। ठीक तो है। अगर गियर ऊपर नहीं गया है तो उसके बाद ऑटो पायलट एंगेज किया है, उसके बाद अगर पायलट्स ने रियलाइज किया होगा कि गियर को हमने ऊपर नहीं किया, तो उसने बोला होगा कैप्टन ने कि गियर अप करो। तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिसर ने, जो को पायलट था, उसने फ्लैप्स को ऊपर कर दिया। जैसे फ्लैप्स को ऊपर करेगा तो लिफ्ट जो जनरेट हो रही है विंग से और फ्लैप से, वो एकदम लूज कर जाएगा और ड्रैग बहुत इंक्रीज है, क्योंकि गियर नीचे हैं उसके। तो इंजन जो है वो फुल पावर पे चला जाएगा और इसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैन स्टॉल। और एयरक्राफ्ट जब स्टॉल होगा वो एकदम जो है धीमे धीमे वो आप अगर आप देखें तो वो 700-800 फुट की पे डिसेंड करके वो क्रैश किया है। इतना फ्यूल था कि जहां इम्पैक्ट हुआ है वहां पे वो जहां पे इम्पैक्ट हुआ होगा वो फ्यूजलाज वहां पे टूटा होगा, वहां से जो पैसेंजर गिरा है जो बच गया है, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, उसने हार्नेस खोला और वो जंप किया और वो जो है अपना
हॉस्पिटल में पहुंचा। अभी बात है DFDR जो रिकवर किया है उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, वो सेपरेट डिवाइस है। ठीक है। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है इसमें ऊंचाई, स्पीड, जो इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कॉकपिट के जो कमांड इनपुट्स हैं, जो कि कंट्रोल के इनपुट्स हैं, बहुत सारे हैं। जो भी पायलट कर रहा है कॉकपिट के अंदर या ऑटो पायलट कर रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंजन के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो CVR है वो दूसरा कंपोनेंट है, वो भी अभी निकल जाएगा, क्योंकि अगर FDR मिल गया तो CVR भी मिल जाएगा। CVR में पिछले 2.5 घंटे का सारी रिकॉर्डिंग होगी, कॉकपिट के अंदर क्या बातचीत चल रही थी, ATC के साथ क्या बातचीत हुई। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एस्टैब्लिश होंगी जबकि इंक्वायरी शुरू होगी। अब इसमें बोइंग भी भाग लेगा और जो इंजन मैन्युफैक्चरर GE उसके भी रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गए होंगे। AIB ने ऑलरेडी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है। हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, DVR मिल गया है? जी देखिए, DVR मिला है और ATS की ओर से कहा गया है कि डेवलप से मिला है। जो प्लेटर जिस तरह के इसीलिए आए जो हैं वो क्रैश साइट को दोस्त कर दिया है, किसी को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही। आज पूरी तरह से जो है वो छानबीन हो रही है। कल जो प्रायोरिटी थी राहत और बचाव कार्य की, आज अब से बाकी छानबीन पूरी ब्लैक बॉक्स में रोका जा रहा है और DVR मिला है जिससे जो फ्लाइट की रिकॉर्डिंग थी वो जानकारी मिलेगी और जो फैसिलिटी टीम भी वो भी जाएगी। तो ये प्राइमरी जानकारी के ऊपर दी गई है कि DVR है और उसके बाद स्पेशल की टीम करेगी, फिर उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं हुआ है और ब्लैक बॉक्स की जांच जो है एयर इंडिया की टीम कर रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार जल्दी से कैप्टन रंधावा, जो ब्लैक बॉक्स एक एयरक्राफ्ट में होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो आप भी बता रहे थे, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ये बिल्कुल ठीक है ना? तो ये DVR क्या है सर? ये DVR वही है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इसको बोलते हैं, DFDR बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। DFDR इसका फुल फॉर्म है। ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उससे ही आवाज मिलेगी, वो उस पे आवाज मिलेगी, पायलट की क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, कॉकपिट के अंदर क्या वो वार्तालाप कर रहे थे, रेडियो ट्रांसमिशन उसने क्या किया है, अगर कॉकपिट में कोई अलार्म बजा है और यहाँ कोई बाहर से कोई मैकेनिकल साउंड आते हैं वो सब रिकॉर्ड करता है और 2.5 घंटे तक आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। उसके बाद ऑटो इरेज शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, FDR और CVR दोनों मिलने चाहिए। फिलहाल जो जिसको आप बता रहे हैं DVR, वो यही माना जाए कि ये जो FDR है जिसमें फ्लाइट डेटा होता है उसका हिस्सा मिल गया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आने मेहमानों के पास जाएं, आखिर यह हादसा कैसा हुआ, कैसे हुआ, सिमुलेटर यानी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले हूबहू विमान जैसे ढांचे के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने बात की है। हम जो सिमुलेशन कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे कि टेक ऑफ जब किया गया, क्योंकि सिर्फ 100 या 150 मीटर तक ही हवाई जहाज जो है वो पहुंचा था और उसके बाद डबल इंजन फेलियर हो गया था। तो हम टेक ऑफ करते हैं। कैप्टन आलोक, ये पार्किंग ब्रेक हमने इसको ऑफ किया, ये हमारे थ्रस्ट लीवर है बोथ इंजन्स के, और हम इसको पूरा टेक ऑफ की पोजीशन तक लेके जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे इंजन पैरामीटर्स सामने आ रहे हैं। इसमें अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो एयरक्राफ्ट स्वयं हमें वार्निंग दे देता है ताकि हम एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकें। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको वार्निंग नहीं आई होगी, अन्यथा उन्होंने एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता। तो अगर एयरक्राफ्ट का सिस्टम जो है वो आपको पहले ही वार्निंग दे देता है तो पायलट्स जो हैं वो उसी समय टेक ऑफ ना करने के बजाय कॉल ये लेते हैं कि एयरक्राफ्ट को वहीं रखा जाए और मतलब जो दुर्घटना हो सकती है या जो ऐसा लगता है कि होने वाली है उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं अभी वो ये है कि किसी भी तरीके का सिस्टम ने टेक ऑफ के टाइम वार्निंग नहीं दी थी। इस समय सिस्टम ने कोई वार्निंग नहीं दी। तो हम टेक ऑफ की स्पीड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट को बिल्कुल उसी एयरक्राफ्ट की तरह टेक ऑफ किया और इस पॉइंट पर पहुंचकर हम नॉर्मली लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। पर इस समय तक उनको मोस्ट प्रोबेबली पता चल गया था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और उन्होंने लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं किया
और अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा एक इंजन फेल हुआ, बिल्कुल उस एयरक्राफ्ट में इसी तरीके से हुआ होगा, ये दूसरा इंजन भी फेल हुआ। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो सुई नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ये एक इंजन और ये दूसरा इंजन, इसे डबल इंजन फेलियर कहते हैं। सिस्टम फेलियर आपको यहाँ नजर आएगा, जो ब्लिंकिंग हुई है लाइट्स की, और एयरक्राफ्ट आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। देखिए, इसमें पायलट्स के पास बहुत कम मनूवर करने की जगह है, और ये जो आपको ये नजर आया, ये क्रैश था। ये सामने की बिल्डिंग है जिसके अंदर ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका है। तो जो समझ आ रहा है, क्योंकि डबल इंजन फेलियर था और बहुत हवा में एयरक्राफ्ट जो है वो नहीं था, उसी का कारण है कि ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, बिल्डिंग्स के अंदर एयरक्राफ्ट अभी भी बढ़ रहा है। ये जो आपको गिरने की आवाज आई, एक ब्रिज के अंदर से होके ये एयरक्राफ्ट गया है और जमीन में जाके धंस गया है। तो यही हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से विजुअल्स आए हैं, और ये जो गियर आपको नजर आ रहा है जिसको ऊपर खींच लेना चाहिए था ताकि इम्पैक्ट मिनिमम हो, तो जो पायलट्स थे, इस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसी तरीके से क्रैश हुआ है। और अब ये जानते हैं कैप्टन आलोक कि अगर ये क्रैश की आपने सिमुलेशन दिखाया, ये तो क्रैश हो गया, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, या इससे आप तभी बच सकते हैं जब बहुत ऊपर आपका एयरक्राफ्ट हो? मैम, अगर इसमें पायलट्स अगर इंजन फेलियर जो हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है, जिसमें कि पायलट्स के पास कुछ करने के लिए नहीं था। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक एयरक्राफ्ट यूनाइटेड एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, जिन्होंने हडसन रिवर के अंदर उस एयरक्राफ्ट को डाला था। उनके पास भी अच्छी खासी हाइट थी, तो उनके जैसे ही दोनों इंजन फेल हुए, तो उसके बाद दे वर एबल टू टर्न बैक, ग्लाइड, फाइंड अ प्लेस टू लैंड। पर इस एयरक्राफ्ट में आप जैसा कि इस सिमुलेशन में भी देख पाए होंगे कि एयरक्राफ्ट मुश्किल से 200 से 300 फीट की हाइट पर था, जिसमें कि उनके सामने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची थी कि एयरक्राफ्ट को कहीं टर्न कर सकें, लेफ्ट या राइट, कोई खाली जगह पे उसको सुरक्षित जगह पे लैंड करा सके। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, तो सामने यही था कि जो भी बिल्डिंग थी उस पे जाके एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें बेसिकली पायलट्स के हाथ में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। डॉक्टर वंदना सिंह, अब अन्य एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद जल्दी से आपका रिएक्शन सबकी बातें आने के बाद। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि वी हैव टू हैव थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, एंड एग्जैक्टली क्या हुआ विच लेड टू अ डबल इंजन फेलियर, लैंडिंग गियर डाउन, फ्लैप्स अप, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर करना है। एंड नाउ दैट द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैज बीन फाउंड एंड वी विल हैव द वॉइस रिकॉर्डर वेरी सून, ये सबको साथ रख के इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज जब सब कंबाइन करेंगी, जब जाके रिजल्ट निकलेगा एग्जैक्ट क्रैश का कॉज क्या था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। कैप्टन रंधावा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो सर्वाइवर रहे, मतलब उसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत अचरज है। उन्होंने जो आज खुद ही बातचीत में बताया, तो वो कह रहे प्लेन से मैं कूदा नहीं था, सीट समेत मैं बाहर गिर गया। किस तरह से जी अंजना, जहां पे जहाज जब बिल्डिंग के ऊपर जहाज जब दो टुकड़े में टूटा होगा, तो ये विंडो सीट पे बैठे थे, तो वो हो सकता है कि वो सीट जो है, सीट के समेत वो नीचे गिर गए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वो कैसे बच गए, ईश्वर ने बचाना था। अगर आप देखा जाए तो मैंगलोर क्रैश भी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का हुआ था, उसमें एक सर्वाइवर था। उस केस में भी, क्योंकि वहां भी जहाज के दो टुकड़े हो गए थे और जहां पे वो भी विंडो सीट पे बैठा था और वो एक सर्वाइवर बचा था। तो ईश्वर ने उनको बचाया है, और चाहे वो सीट उठ के वो नीचे गिरी हो, उसके बाद वो उसको खोल के अगर देखा जाए तो उनको ज्यादा छोटे भी नहीं आई हैं। अगर उनकी अगर फोटो देखें आप, तो उनको देखा जाए उसके बाद इनको कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला है, क्योंकि जो इतना फ्यूल था जहाज के अंदर, तो उस फ्यूल के साथ आप देखिए कि वो इतनी इग्नाइट करता है फास्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बम की तरह आवाज होगी। और देखिए आप धमाका देखिए, आप पीछे आपके बम की तरह धमाका हुआ है। तो बचने की बहुत संभावना कम होती है, और ग्राउंड पे भी
60 एक लोग जो हैं जो डॉक्टर ट्रेनीज थे वो भी मर गए इस हादसे की वजह से। सो ये अभी जैसे मैंने बोला कि ये सब अभी थ्योरीज हैं, हम लोग सब स्पेक्युलेट तो कर रहे हैं, बट 2 इंजन फेल होने का एक कारण जो मैंने आपको बोला, अगर बिल्कुल नहीं है अभी वीडियो से हमको पता नहीं चलता कि किसी, मैं कल एक चैनल पे था, एक पैनलिस्ट ने बोला कि उसकी इंजन की बहुत आवाज आ रही है। अगर इंजन की आवाज आ रही है तो जो तीसरी थ्योरी है कि गियर को ऊपर नहीं लिया गया, और लो हाइट पे अगर आप फ्लैप्स को ऊपर कर लेंगे लिफ्ट लूज हो जाएगी, ड्रैग इतना ज्यादा है एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाएगा। सो उस पॉसिबिलिटी थोड़ा को हम इंतजार रूल आउट करना नहीं चाहिए। कर सकते। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तस्वीर साफ होगी, जांच आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने